बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैंने वीडियो बनाई है वो बेसिकली उसका जो मकसद वो ये है कि हम एक सर्वे कंडक्ट कर सकें इसके बाद, जिसमें हम एक खास टॉपिक को जिसको इरोजन कहते हैं या डेंटल इरोजन कहते हैं डेंटिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके ऊपर कुछ रिसर्च कर सकें। तो इसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि पिछले कुछ सालों से हमारे पास हॉस्पिटल में क्लिनिक्स पर बहुत से ऐसे पेशेंट प्रेजेंट हो रहे हैं जिनकी जो मेजर कंप्लेंट होती है या चीफ कंप्लेंट होती है वो ठंडा गर्म लगने की होती है। लेकिन जब उनका मुआयना किया जाता है तो पता चलता है कि उनके दांतों में इरोजन हो चुकी है, और इसकी मेजर जो वजूहत हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे। उसमें से एक बहुत बड़ी वजह है जो सामने आ रही है, जिसके लिए हमें फिर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के साथ भी रेफर करना पड़ता है पेशेंट्स को। और पेशेंट्स में ये इस चीज़ की अहमियत उजागर करना बहुत ज़रूरी है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो उनको क्या क्या करना है, कौन से स्पेशलिस्ट से उन्होंने एडवाइस लेना है, और दांतों के इलाज के साथ साथ और क्या इलाज करना जरूरी है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि डेंटल इरोजन या सिंपल इरोजन क्या चीज है। अगर इरोजन के लुग़वी मानी हम देखें तो उसके मतलब है कटाव या किसी चीज का घुलना। तो डेंटल इरोजन का मतलब क्या है कि दांतों के स्ट्रक्चर में कोई कटाव आ रहा है या दांतों का जो इनेमल है, आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है, वो घुलना शुरू हो गया है किसी वजह से, जिसमें मोस्ट कॉमन जो रीजन है वो है केमिकल रीजन। हम कह सकते हैं कि किसी भी केमिकल की वजह से, किसी एसिड की वजह से जब भी दांतों के जो स्ट्रक्चर है, जो इनेमल है, उसकी जो लेयर है, उसमें अगर घुलना शुरू हो जाए वो, या फिर उसमें कटाव की कैफियत पैदा हो जाए। जब हमारे सामने पेशेंट आए तो हम दांतों में देखें उसमें कट्स लगे हों कुछ खास एरियाज में, या फिर उसमें दांत घुल रहे हों और ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाए, तो उसको हम डेंटल इरोजन कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको कुछ ये समझ आ गई होगी। तो अब मैं आपसे शेयर करता हूं कि ऐसे कौन से पेशेंट्स हमारे साथ प्रेजेंट होते हैं जो कि कुछ रिसेंट पास में बहुत ज्यादा तादाद में आना शुरू हो गए हैं। पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जब वो बताते हैं कि ठंडा गर्म लग रहा है तो उनका मुआयना करते हैं। तो स्पेसिफिकली जो उनके ऐसे एरियाज जहां पर गम्स और टीथ आपस में मिल रहे होते हैं उनको हम अपनी जबान में सर्वाइकल एरियाज कहते हैं। तो वहां पर उनकी ओरल हाइजीन ठीक होती है, ऐसा कोई वहां पर प्लाक या कैल्कुलस डिपॉजिट्स नहीं होते। लेकिन क्या होता है कि वो जो एरियाज हैं, खासतौर पर सर्वाइकल एरियाज, वहां पर कट्स होते हैं या वहां पर इनेमल स्ट्रक्चर लॉस हो चुका होता है, घुल चुका होता है, और वहीं पर जब पानी लगता है, हवा लगती है, तो उनको ठंडा गर्म महसूस होता है। और इन जो कैविटीज को हम कहते हैं नॉन सर्वाइकल केरियस लीजन्स, नॉन केरियस सर्वाइकल लीजन्स। ठीक है, तो जो ये लीजन्स हैं बेसिकली ये केरीज नहीं है, ये डिके नहीं है, ये उसके अलावा कोई वजूहत हैं। लेकिन साथ साथ क्या हो गई, वहां पर कैविटीज बन गई हैं, डिशेज बन गई हैं, जिसकी वजह से जो डेंटिन नीचे है वो एक्सपोज हो गई और वो सेंसिटिव होती है, उस पर तो पानी लगता है, हवा लगती है, तो उनको ठंडा गर्म बहुत ज्यादा महसूस होता है। अब वो क्या करते हैं, जब मरीज आते हैं हमारे पास तो बहुत से जो डॉक्टर्स हैं वो इसको ओवरलुक कर जाते हैं कि इसमें क्या कंडीशन हो सकती है, कोई इंट्रिंसिक कॉज हो सकती है। जैसे कि मैदे में तेजाबियत बहुत ज्यादा हो तो वो रिफ्लक्स करता है, इसे कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के नाम से, कि जब वो खाना खाते हैं या नॉर्मल भी सोए भी हुए हैं तो उनके मुंह में रिफ्लक्स होता है एसिड का, उनके मैदे से जो तेजाबियत है वो मुंह के अंदर आती है, और उसकी वजह से क्योंकि वहां पर वो तेजाबियत रहती है तो जो हमारे दांतों का इनेमल स्ट्रक्चर है वहां की पीएच लो होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो स्ट्रक्चर घुलना शुरू हो जाता है, या उस पर कटाव जैसी लीजन बनने शुरू हो जाते हैं, जैसे इरोडिंग लीजन जिसे हम कहते हैं या डेंटल इरोजन उसे कहते हैं। तो ये बहुत बड़ी वजह है जिसको ओवरलुक किया जाता है। तो इस चीज की फोकस मैं करना चाह रहा हूँ और एक इस पे रिसर्च करना चाह रहा हूँ कि हमारे एरिया में खसूसी तौर पे मुल्तान में और पाकिस्तान में इन लीजन्स की क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या प्रेवलेंस है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर करूंगा, आपने अपने ईमेल एड्रेसेस जरूर शेयर करने हैं। तो गूगल डॉक्स फॉर्म्स के थ्रू मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्वेश्चन, और उसमें आपने खुद भी उस पर जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं और उसको सबमिट करवाना है, और आपके जो दोस्त हैं, अहबाब हैं और फैमिली में सबसे वो फॉर्म फिल करा के आप फीडबैक हमें देंगे। तो उसके थ्रू हम आपको गाइड कर सकेंगे कि आपने क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, प्रिवेंशन के लिए क्या स्टेप्स हो सकते हैं और ट्रीटमेंट के लिए क्या स्टेप हो सकते हैं। तो एज अ होल हमने इस चीज को अपनी कम्युनिटी से कम करना है बहुत ज्यादा, और इस वीडियो के थ्रू और फिर जो हम रिसर्च करेंगे वो भी आपसे शेयर करेंगे। यहाँ पर आप खुद भी इस काबिल बन सकेंगे और अपने दोस्तों को और कोलीग्स को भी गाइड कर सकेंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन पैदा हो रही है तो हमने क्या क्या इसमें स्टेप्स लेने हैं। तो बेसिकली क्या है, अगर आपको ऐसा महसूस होता है, फॉर अ लेमैन, अगर आपको ऐसा महसूस होता है, आप शीशे में देखते हैं कि जहां पर दांत और मसूड़े मिल रहे हैं वहां पर आपको येलोइश
कट्स नजर आते हैं या ऐसी जैसे दांत घुल गया उस तरह की सिचुएशन नजर आती है और ठंडा गर्म भी लगता है, तो आपने क्या करना है, डेंटिस्ट के साथ साथ जो आपके स्टमक के स्पेशलिस्ट हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो हैं, उनसे भी आपने एडवाइस देनी है ताकि वो आपको गाइड कर सकें कि इसमें कौन सी मेडिसिन यूज करनी है। उसके साथ साथ आपने जो अपने दूध पीने की जो मिकदार है उसको बढ़ा देना है। जितने ज्यादा आप दूध पिएंगे उतना ज्यादा एसिडिटी स्टमक में भी कम होगी और आपको उसका फायदा होगा। लेकिन सिर्फ दूध पीना इसका हल नहीं है, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना बहुत जरूरी है। उसके अलावा डेंटल इरोजन की कॉजेज क्या क्या हो सकती हैं वो हम देख लेते हैं। उसमें मेडिकेशंस भी हो सकती हैं, ऐसी मेडिकेशन जिनमें तेजाबियत ज्यादा बढ़ाने की सलाहियत हो। ठीक है, नॉर्मल पेन किलर हम एस्पिरिन लेते हैं या दूसरी पेन किलर लेते हैं, एनसेड्स लेते हैं, तो उनमें भी ये एबिलिटी होती है कि वो दांतों की इरोजन कर सकें। उसके अलावा क्या होता है, कुछ लोगों को पता नहीं होता कि जैसे कि ये रिफ्लक्स होता है, एक तो रिफ्लक्स हो गया उसके बाद खत्म, तो ये इतना नुकसानदेह नहीं देगा। लेकिन कुछ लोगों में ये एबिलिटी होती है या उनको अनकॉन्शियसली उनको पता नहीं चलता, जब वो खाना खा लेते हैं उसके बाद तेजाबियत के साथ साथ खाने की कुछ मिकदार में मुंह में आती है, वो उसको दोबारा च्यू करते हैं और दोबारा से वो उसको स्टमक में ले जाते हैं, फिर वो दोबारा ले आते हैं। तो ये कंटिन्यूस साइकिल है। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिफ्लक्स और इसको रूमिनेशन कहते हैं। इस तरह के काफी पेशेंट्स मैंने देखे हैं, निश्तर में भी हमारे पास प्रेजेंट हुए हैं, कुछ और भी शहरों में मिलने का इत्तेफाक हुआ तो कुछ लोगों ने इस चीज को मेंशन किया कि इस तरह से उनके साथ होता है या किसी फैमिली मेंबर के साथ होता है। तो इसको रूमिनेशन कहते हैं। ये एक बिहेवियर डिसऑर्डर भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है एलिमेंट इसके अंदर, और जो लोग बहुत ज्यादा ज़हीन होते हैं उनमें ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो अगर आपको ये फीलिंग आती है तो इस चीज को भी मिनिमाइज करें और इसका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से लें, और अपने साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी आप ले सकते हैं फॉर सम टाइम, तो उससे भी आपको इसमें बहुत बेनिफिट होगा। उसके अलावा ऐसा होता है जो कि लोग डाइट पर जाते हैं, स्पेशली फीमेल्स में, उनमें बुलिमिया नर्वोसा या एनोरेक्सिया नर्वोसा दो कंडीशन आती हैं। जो इसमें जनरल क्या होता है कि जो फीमेल्स हैं या जो भी लोग डाइट पर, आजकल तो मेल्स ही बहुत डाइटिंग करें, तो वो खाना ज्यादा उनको अर्ज होती है जब वो डाइटिंग करते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे बहुत ज्यादा उनको अर्ज होती है कि वो कुछ ना कुछ लें, कुछ फास्ट फूड लें, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स लें, तो वो खाते बहुत ज्यादा है उसके बाद, और उसके बाद खुद सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग करते हैं। वो अपने हलक में उंगली मार के या किसी तरीके से भी वॉमिटिंग को इंड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जब वॉमिटिंग बार बार होती है उस तरह से, तो तब भी दांतों में इरोजन हो सकती है। और उसकी काफी बड़ी रेशियो है हमारे पास पेशेंट्स की जो कि इस कंडीशन के साथ, नर्वोसा के साथ प्रेजेंट करती है। उसके अलावा भी अगर आपको वॉमिटिंग की ज्यादा शिकायत है तब भी इरोजन हो सकती है। और क्या रीजन हो सकती है इसकी, कि जैसे हम आजकल कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज्यादा लेते हैं, हम फास्ट फूड लेते हैं उसके साथ कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, खाने के साथ हम कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, ग्रीन टी का यूज बहुत ज्यादा होता है डाइट में, तो ये तमाम जो फूड्स हैं जो कि हमारे मुंह में एसिडिटी को बढ़ा सकती हैं और इनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का डायरेक्ट कांटेक्ट दांतों के साथ होता है, तो वो भी इरोजन में अपना रोल प्ले करते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक ले भी रहे हैं तो स्ट्रॉ के साथ लें ताकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए आपके दांतों के साथ, और बैक ऑफ द माउथ वो डायरेक्टली फ्लो करे और आपके दांतों को कम से कम नुकसान दे सके। तो उम्मीद है कि आपको डेंटल इरोजन के बारे में काफी पता चल गया होगा। और एट द एंड मैं दोबारा ये कहना चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में अपने ईमेल्स जरूर शेयर कीजिएगा। मैं आप सबके साथ गूगल फॉर्म्स जो क्वेश्चनर बनाऊंगा इरोजन के हवाले से वो शेयर करूंगा। उसके अपने सर्वे में आंसर सबमिट करवाने हैं ताकि हम इसको स्टडी भी कर सकें और मजीद आपके लिए जो प्रिवेंशन की स्ट्रेटेजीज हैं वो आपके साथ शेयर कर सकें, और आप भी अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करके उनमें प्रिवेंशन में उनकी हेल्प कर सकें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसमें कोई चीज आपको समझ ना आई हो या कोई आप सजेशन देना चाहें तो जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।